लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन किया और ये देखा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट में आपको पुरानी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। ओके, कैपेसिटर में सबसे पहले हमने स्टार्ट ये किया कि आखिरकार किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास उसका स्टोर होना चाहिए। ठीक है, स्टोर कैसा होता है? स्टोर ऐसा होता है जिसके अंदर हम जो चीज़ स्टोर करें वही चीज़ बाहर निकलनी चाहिए, और स्टोर ऐसा होना चाहिए जिसमें से जब चाहें जितना चाहें वो एनर्जी हमको मिल सके। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहा कि वैद्युत ऊर्जा को हम स्टोर करना चाहते थे, तो हमने एक सिंपल सा कंडक्टर लिया। उस सिंपल से कंडक्टर में हमने बहुत सारे चार्जेस ला करके और कंप्रेस करके हमने उसमें भर दिए। भरने से उसमें बहुत अधिक टेंशन आ जाता है, उसका पोटेंशियल हाई हो जाता है और उसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और आप जब चाहेंगे उससे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसके साथ एक लोअर पोटेंशियल बॉडी को कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसके साथ एक लोअर पोटेंशियल बॉडी कनेक्ट करेंगे, हायर पोटेंशियल बॉडी से चार्ज निकलेगा और लोअर पोटेंशियल बॉडी की ओर रन करके जाएगा। उस वक्त जो भी चीज़ आप उसके बीच में इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देंगे उसको वो रन करेगा, चलाएगा। ओके, हमने और स्टोर के बारे में हमने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर कैसा होना चाहिए। तो आंसर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर ऐसा होना चाहिए कि हम उससे जब चाहें जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा एक स्टोर हमने बनाया, सिंपल सा कंडक्टर, और हमने उसका नाम क्या रखा? कैपेसिटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। जैसे कि आप में से कुछ बच्चों को ये भ्रम हो जाए कि हम तो बैटरी से भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बट आई होप कि अब आपको ये क्लियर है कि बैटरी स्टोर नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। क्योंकि बैटरी के अंदर होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन कनेक्शन देके जब उससे बाहर हम एनर्जी लेते हैं तो वो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन जब हम बाहर कनेक्शन देके एनर्जी निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। तो अंदर में केमिकल एनर्जी, बाहर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज नॉट स्टोर, दिस इज सोर्स। स्टोर वो होते हैं जिनके अंदर वही चीज हो जो बाहर निकल के आ रही है, वो स्टोर होते हैं। तो सिंपल सा कंडक्टर स्टोर है, चार्ज भर दीजिए, आप जब चाहेंगे वो चार्ज आपको दे सकेगा। ओके, इसके बाद हमने ये भी देखा कि कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर कैपेसिटर के अपने अंदर चार्ज को भर कर रखने की एक लिमिट है। बियॉन्ड दैट लिमिट यू कैन नॉट स्टोर अ चार्ज एट दैट कंडक्टर। आप एक निश्चित सीमा से बाहर उस कंडक्टर पे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। और वो लिमिट कब आती है? वो लिमिट आती है अगर आप चार्ज देते जाते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर उसके चारों ओर की जो सराउंडिंग की एयर है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार कसम से अगर एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, इंसुलेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप उस पर चार्ज नहीं भर सकते। क्या आप चार्ज दे नहीं सकते? आप दे सकते हैं, लेकिन फिर आप उस समय जो चार्ज उसको देंगे वो चार्ज उसमें स्टोर नहीं होगा। क्या होगा? तो आंसर है, वो चार्ज सराउंडिंग में लीक आउट हो जाया करेगा। ओके, कैसे लीक आउट होगा, क्यों लीक आउट होगा? दिस ऑल वी हैव स्टडीड एट द लास्ट क्लास। ओके, ठीक है। अब हम समझ गए कि दो बातें। पहली चीज, दैट वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जहां भी हम स्टोर करेंगे उसकी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है,
और लिमिटेशंस दो बातों पर डिपेंड करती है, हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया। एक तो कंडक्टर का साइज कितना बड़ा है, आप कंडक्टर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा लेंगे आप उसमें उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ओके। और कंडक्टर का साइज आप छोटा लेंगे तो कम चार्ज एकत्र कर सकते हैं, कम चार्ज एक्यूमुलेट होगा उस पर। दूसरी किस बात पर डिपेंड करता है चार्ज का स्टोर होना, दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके चारों तरफ का मीडियम कैसा है। आप जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन वोल्टेज वाला मीडियम लगाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा माध्यम का, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चारों तरफ के माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चार्ज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ कोई मीडियम ही ना रखें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो उस वक्त क्या हम उस पर इन्फिनिटी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर कंडक्टर के चारों तरफ मीडियम ही नहीं होगा तो जब आप उस पर चार्ज स्टोर करेंगे तो आसपास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है टूटने के लिए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है खींचने के लिए, तो आप उस पर इन्फिनिट चार्ज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, थ्योरेटिकली हम उस पर इन्फिनिट चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट क्रिएट कंप्लीट वैक्यूम, वी कांट क्रिएट 100% वैक्यूम अराउंड द कंडक्टर। हम क्रिएट ही नहीं कर सकते 100% वैक्यूम, इसलिए प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल। अदरवाइज अगर इफ वी आर एबल टू क्रिएट 100% वैक्यूम around the conductor, then we can store infinite charge in this conductor। लेकिन क्योंकि हम कर नहीं पाते इसलिए हम इन्फिनिट चार्ज स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है। अब तो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की पूरी जानकारी थी जो लास्ट क्लास में हमने देखी। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और एक ऐसी डिवाइस है जिससे जब चाहें जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ले सकते हैं, ओके। आज हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो सिंपल कंडक्टर होते हैं इनमें ये जो कैपेसिटर है इनमें एक प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का, धारिता। इनकी धारिता, धारिता का मतलब है कि कितना चार्ज वो अपने अंदर, कितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की धारिता देखिए, आपने अगर क्लास 10th में मेंसुरेशन मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में होता है, तो अगर मेंसुरेशन आपने पढ़ा तो उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब ये कि अगर एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। हमारी हमेशा एक ही इच्छा रहती है, हम हमेशा एक ही प्रयास करते रहते हैं, हमारा हमेशा एक ही एफर्ट रहता है कि हमारे पास अगर ये कंडक्टर है तो हम इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। जितना ज़्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर सकेंगे इसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर एक कंडक्टर हमने ऐसा लिया जिसमें हम कम चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कम है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता। क्या बोलते हैं हिंदी में? धारिता। धारिता क्या होती है फिर से सुनिए। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट किया, हम केवल 100 चार्ज स्टोर कर पाए इस वाले कंडक्टर में। एक दूसरा कंडक्टर लाए, इसमें भी हमने चार्ज स्टोर करना शुरू किया, इसमें हमने चार्ज स्टोर कर लिया 1000 चार्ज। तो किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, किसका कैपेसिटेंस कम? जो अपने अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, और जो अपने अंदर कम चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस कम। लेकिन ऐसे तो तुलना करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। सो वी वांट टू डिफाइन कैपेसिटेंस, इसलिए हम कैपेसिटेंस को परिभाषित करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे कैपेसिटेंस को परिभाषित? किसी संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिफाइन अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। तो जल्दी से आप भी हेडिंग बना लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर।
संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता। देखिए बड़ा सिंपल है बेटा, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। किसी भी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है, हम जानते हैं। तो ये नोट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। ठीक, जैसे आप चार्ज देते जाएंगे तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीज होता रहता है, राइज होता रहता है। यदि किसी चालक को यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V है तब, ठीक है, तब Q will be directly proportional to rise in potential। आप देखिए पहले से भी हम पढ़ चुके हैं, हमने अभी क्या लिखा है, हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। क्लियर? यदि चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि V है तब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी चालक को जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा उसके पोटेंशियल में राइज हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका विभव बढ़ जाएगा। तो अगर जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही विभव बढ़ेगा, कम चार्ज देंगे कम विभव बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आवेश और विभव एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन पोटेंशियल। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज Q? Q is charge given to the body. Charge given to the conductor. चालक को दिया गया आवेश है। Whereas V, what is V? V is not the potential of conductor. V is the rise in potential of conductor. V उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है, चालक का विभव नहीं है। हाँ, अगर शुरुआत में चालक का विभव 0 था, फिर Q चार्ज आपने दिया, उस वक्त उसका जितना विभव हो जाएगा वो आप V की जगह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर शुरू में ही चालक का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, आपने Q चार्ज दिया, उस वक्त जितना चार्ज हो जाएगा वो आप नहीं ले सकते, जितनी वृद्धि होगी केवल वो आप ले सकते। सो V इज राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। ऑलरेडी वैसे मैंने लिख दिया है, बट जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन कि आपको और कंफर्म हो जाए और अच्छे से समझ आए, मैंने अलग से लिख दिया है। अब सभी बच्चे एक चीज़ तो जानते हैं, क्योंकि आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती है, तो प्रोपोर्शनल टू का साइन अगर हम हटाएंगे, इसको इक्वलिटी में अगर चेंज करना चाहते हैं, देन वी हैव टू पुट हियर अ कांस्टेंट। हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V।
यहां पर हमने एक कांस्टेंट बनाया C, और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं संधारित्र की धारिता, या आप चालक की धारिता बोल सकते हो, क्योंकि संधारित्र में क्या है, सिंपल कंडक्टर। तो हम यहां पर लिख देते हैं, यहां कैपिटल C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कैपिटल C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिससे चालक, कोई भी सिंपल कंडक्टर है, और उससे क्या बोलते हैं हम, संधारित्र, जिसे चालक या संधारित्र की धारिता कहते हैं। ओके, ठीक है। अब क्योंकि ये संधारित्र की धारिता है, इसलिए हम इसे स्टडी करना चाहते हैं। अगर इसे स्टडी करना है आपको, तो C के लिए फॉर्मूला बनाइए। देयरफॉर कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C की वैल्यू निकालोगे तो Q अपॉन V आ जाएगा। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। अब यहां से हम चाहें तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, और ये परिभाषा किसकी है, डेफिनिशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, या कैपेसिटर आप लिख सकते हो। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि धारिता का फॉर्मूला क्या मिला हमको, और Q V से किस तरीके से रिलेटेड है। अब हम परिभाषा बना सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से दो तरह के डेफिनेशन मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले पहली डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद उसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। पहली डेफिनेशन ये बड़ा सिंपल सा है बेटा, देखो ये Q क्या चीज़ है, चालक को दिया गया आवेश, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और V क्या चीज़ है, आवेश देने से चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। और आप देखें बेटा इन दोनों का अनुपात ही तो चालक की धारिता के बराबर है, या संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो दो लाइंस में इसको नोट कर लेते हैं। कैसे, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक, या आप संधारित्र कह सकते हैं, उस चालक या संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसके कारण चालक में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन आप बना सकते हैं, आप चाहें तो एक परिभाषा हम और बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो आप दूसरी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। कैसे, यहाँ C इज इक्वल टू Q अपॉन V है।
हम चाहें तो धारिता की परिभाषा Q के पदों में बना लें, या हम चाहें तो धारिता की परिभाषा V के पदों में बना लें। हम Q के पदों में बनाएंगे, क्यों? क्योंकि धारिता के फॉर्मूले में जो आवेश है वो न्यूमरेटर में आता है, वो अंश में आता है, तो इससे बनाना बेहद आसान है। तो हम आवेश से बनाना चाहते हैं। आप देखिएगा किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम उसको। हम यहां मान लेते हैं कि यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, V क्या चीज है? आवेश देने से चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर लिया जाए तब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यदि V बराबर 1 वोल्ट तब C इज इक्वल टू Q। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तब C इज इक्वल टू Q। ओके, आप देखो ना, अगर V की जगह 1 लिख दोगे, फिर 1 से Q को डिवाइड करोगे तो Q आ जाएगा। अब इसको देखकर आप डिफाइन कर सकते हो। मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उसको भी लिख लेंगे हम। किसी भी चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। फिर से सुनिए, किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। या आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लैंग्वेज बदल सकते हैं कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, चालक की धारिता कहलाती है। किसी भी तरह से आप लैंग्वेज में थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा चेंज करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन इन शब्दों में भी नोट कर लेते हैं जरा। किसी चालक मतलब संधारित्र, किसी चालक संधारित्र की धारिता संख्यात्मक रूप से, किसी चालक या संधारित्र की धारिता संख्यात्मक रूप से उस चालक को, संख्यात्मक रूप से उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव को, जो उस चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ा दे। ओके, क्या डेफिनेशन लिखी? किसी चालक या संधारित्र की धारिता संख्यात्मक रूप से उस चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ा दे। मतलब ये है बेटा, जैसे हमने कोई भी कंडक्टर ले लिया, हमने ये एक कंडक्टर ले लिया, ये एक कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक। अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया? हमने चार्ज दिया 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, और जब हम चार्ज दे रहे थे उस समय हम इसका वोल्टेज पढ़ते जाते हैं, किसका? पोटेंशियल। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। तो जिस समय हम इसको चार्ज देते जाते हैं, इसके साथ हम एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करके रखते हैं।
इधर हम इसको चार्ज देते हैं 1 कूलम, उधर वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ते हैं। इसको दिया 2 कूलम, वोल्टमीटर की रीडिंग देखी, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ऐसा देते चले गए। और हमने देखा कि जब हमने इस कंडक्टर को 6 कूलम का चार्ज दिया, उस वक्त इसके साथ जो वोल्टमीटर कनेक्ट था उसने हमको रीडिंग दिखाया 1 वोल्ट। कितने कूलम चार्ज देने से इसका वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ? आंसर है 6 कूलम चार्ज देने से। तो जितना चार्ज देने से इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो, 1 वोल्ट हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, 1 वोल्ट बढ़ना चाहिए उसको। तो जितना चार्ज देने से इस बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज हो जाएगा, 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा, उस चार्ज को हम बोलेंगे, उस चार्ज की जो क्वांटिटी होगी उसी को हम बोलेंगे कि ये इसकी कैपेसिटेंस है, ये इसकी धारिता है। जैसे इस कंडक्टर के हमने कितना चार्ज दिया? इस कंडक्टर को 6 कूलम चार्ज देने से इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। जाहिर सी बात है कि 6 ही इस कंडक्टर की धारिता है। यूनिट अभी हम बना सकते हैं, इससे अब बना सकते हैं, कूलम पर वोल्ट, 6 कूलम पर वोल्ट इसकी धारिता है। अब हमने एक दूसरा कंडक्टर लिया, हम इसकी कैपेसिटेंस भी पता लगाना चाहते हैं कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ हम एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे और इसको चार्ज देना स्टार्ट करेंगे। कब तक चार्ज देंगे? तब तक चार्ज देंगे जब तक इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट नहीं हो जाता। हमने चार्ज दिया 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, और देखा कि जैसे ही 3 कूलम चार्ज इस पे आया, पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। तो इसका कैपेसिटेंस डिसाइड कर सकते हैं कितना है, 3 कूलम पर वोल्ट, क्योंकि 3 कूलम देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो इसकी कैपेसिटेंस कितना है? 6 कूलम पर वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कैपेसिटेंस के बारे में पता लगाते हैं। तो किसी भी कंडक्टर को जितना आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसे ही हम उस चालक की धारिता कहते हैं। अगर एक और कंडक्टर लाते हैं तीसरा, उसको हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, हमने देखा कि जब हम उसको 10 कूलम चार्ज देते हैं तब उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो पाती है। इसका मतलब उस कंडक्टर की धारिता कितनी? 10। ठीक है, ये कंडक्टर की धारिता होती है। अब कैपेसिटेंस को एज अ फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे, एक भौतिक राशि के रूप में हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि धारिता का सिंबल हमने क्या बनाया। आप देख ही रहे हैं, धारिता का सिंबल हमने कैपिटल C बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। ये याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा? कैपिटल C। ओके, अब देखना ये चाहते हैं कि जो धारिता होती है संधारित्र की, वो एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो क्वांटिटी किस तरीके की है मैं आपको बताऊं। धारिता एक अदिश राशि है, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटी किसी भी चीज की हो बेटा, कैपेसिटी किसी भी चीज की हो, वो कैसी होती है? वो अदिश ही होती है। अगर आप मैथमेटिकली भी देखोगे तो इस फॉर्मूले पे देखो, इस फॉर्मूले में 2 राशियां आती हैं, Q और V। इस फॉर्मूले में जो 2 क्वांटिटीज आती हैं, चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब चार्ज भी अदिश, पोटेंशियल भी अदिश, इसलिए धारिता भी कैसी क्वांटिटी हो गई? धारिता भी अदिश राशि हो गई। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे समझ लो कि कैपेसिटी किसी भी चीज की होगी वो स्केलर क्वांटिटी ही होगी, वो कभी भी सदिश नहीं हो सकती। ठीक है, और आप यहाँ मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूले में आवेश और V जो 2 राशियां आती हैं, दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं। इसलिए ये किस प्रकार की क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मतलब ये एक अदिश राशि है। ठीक, अच्छा, अब क्वांटिटी हो गई। अब हम यूनिट की बात करते हैं जरा इसके, कि इसका यूनिट क्या होता है।
इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट वैसे आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि यूनिट आप किसी भी चीज़ का निकालना हो आप उसके फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। तो यूनिट आप यहीं से बनाइए। यूनिट के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर आवेश है, नीचे वोल्टेज है। आवेश का मात्रक कूलॉम, पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट। तो इसका जो यूनिट बनेगा एक्चुअली वो तो ये बनेगा कूलॉम पर वोल्ट। लेकिन बार बार कूलॉम पर वोल्ट कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसका यूनिट एक छोटा यूनिट बनाना चाहते हैं। तो हमने इस यूनिट का एक नाम रख दिया और वो नाम क्या रखा, फैरड। हमने इसका क्या नाम रख दिया, फैरड। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और उनके ऑनर में ही हमने इसका यूनिट बना दिया। तो बार बार आपको कूलॉम पर वोल्ट मत बोलना पड़े, इसके लिए एक सिंपल यूनिट हमने बना दिया, फैरड। और इस फैरड का सिंबल क्या होता है, एफ। आपको अगर पूरा फैरड लिखना नहीं है तो आप चाहें तो ये बस फैरड का सिंबल बना सकते हैं, बस इससे आप काम चला सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का सिंबल कैपिटल सी है, लेकिन उसके यूनिट जो फैरड है उस फैरड का सिंबल एफ है। तो फैरड की जगह आप एफ लिख सकते हो, कैपेसिटेंस को आप सी ही लिखोगे, उसको आप एफ नहीं लिख सकते। सिंबल हो गया, क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गया। अब जैसा कि हमने देखा कि एक यूनिट हमने पढ़ा फैरड। फिजिक्स, यू ऑल नो दैट फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम उसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं। जैसे हमने अभी अभी यूनिट पढ़ा कैपेसिटेंस का, फैरड आया। हम ये देखना चाहते हैं कि 1 फैरड कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, 1 फैरड कैपेसिटेंस किसको कहा जाएगा। क्या इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा, या इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा, या इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा, या इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है तो किस कंडक्टर का या किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप 1 फैरड कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। एक फैरड धारिता, एक फैरड धारिता, आप इसको लिख सकते हैं 1 फैरड कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि आपने देखा कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि द्रव्यमान का मात्रक अगर किलोग्राम है तो आखिरकार 1 किलो कितने मास को बोलेंगे। लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो कितनी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे। क्या इस लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, इस लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, ये हम हमेशा जानना चाहते हैं। इसी तरह से आज भी जब हमने देखा कि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है तो हमारे अंदर एक इच्छा है ये जानने की कि आखिरकार 1 फैरड कैपेसिटेंस किस संधारित्र का कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा। उसके लिए बहुत सिंपल है, आपने जो ये फॉर्मूला देखा है C बराबर Q/V, we know that C is equal to Q/V और इसका यूनिट क्या होता है, फैरड। ठीक, अब मैंने एक काम किया कि यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम तथा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर हम इस फॉर्मूले में जो आप Q देख रहे हैं इसकी जगह पर हम 1 कूलम लिख दें और पोटेंशियल V की जगह पर 1 वोल्ट कर दें, तब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो, इसको भी 1 लिख दिया, इसको भी 1 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1/1 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फैरड। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से 1 फैरड हमको मिल गई धारिता, लेकिन अभी डिफाइन नहीं किया हमने, परिभाषा कैसे बनाएंगे उसकी। देखो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लिखते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ये धारिता 1 फैरेड किस संधारित्र की होगी, किस कंडक्टर की होगी, ये परिभाषा बनाने जा रहे हैं। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो। आप देखो ना बेटा, इस फॉर्मूले में Q क्या चीज है, दिया गया आवेश, और V क्या चीज है, विभव में होने वाली वृद्धि। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन हम इसको बना सकते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन हम यहीं लिख दें, यहीं लिख देते हैं डेफिनेशन। आप ध्यान से देखिएगा, यदि किसी चालक को को 1 कूलम आवेश देने से, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। ये 1 फैरेड कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से, 1 कूलम आवेश हम दें और उसके वोल्टेज में, उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि भी हो जाए, ठीक, 1 कूलम देने से उसके पोटेंशियल में ठीक 1 वोल्ट की अगर वृद्धि हो जाती है तो वो जो भी कंडक्टर होगा, जो भी कैपेसिटर होगा, उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, मान लेते हैं, और इस कंडक्टर को हमने 1 कूलम चार्ज दिया। इस कंडक्टर को हमने 1 कूलम चार्ज दिया, क्योंकि कितना देना है, 1 कूलम ही तो देना है, तो हमने 1 कूलम चार्ज इसको दे दिया। हमने देखा इसका पोटेंशियल राइज हुआ, पर इसका पोटेंशियल राइज हुआ 0.6 वोल्ट, मतलब 1 कूलम देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज नहीं हुआ, कम ही हो पाया 0.6। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा यहां से ऐसा काट के हटा देंगे, इतना अब छोटा हो गया ये। फिर हमने इसको 1 कूलम आवेश दिया और अब देखा कि अब 1 कूलम देने से इसका पोटेंशियल कितना राइज होता है। हमने देखा कि इसका पोटेंशियल 1 कूलम जब चार्ज हमने दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया 1.1 वोल्ट। अब हम तो 1 कूलम देने से वोल्टेज की वृद्धि 1 चाहते हैं, अब तो ये 1 से थोड़ी ज्यादा हो गई। 1 कूलम चार्ज दिया और 1.1 वोल्ट राइज हो गया पोटेंशियल। अब ये तो छोटा पड़ गया इसका मतलब, तो हमने थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया, जरा सा। जब और ऐड कर दिया फिर हमने इसको 1 कूलम चार्ज दिया। 1 कूलम चार्ज देने से अब हमने देखा कि इसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीज हो गया। 1 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि अब वो जो कंडक्टर आपका बना होगा, एक बार काट के थोड़ा जोड़ने के बाद अब जो कंडक्टर बना, क्योंकि वो ऐसा कंडक्टर है जिसको जब हम 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की इंक्रीमेंट आती है, 1 वोल्ट का इंक्रीज होता है, इसलिए वो जो कंडक्टर बना उस कंडक्टर की जो धारिता है वो 1 फैरेड होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। प्लीज रिमेंबर, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, ये धारिता की परिभाषा है और ये 1 फैरेड धारिता की परिभाषा है। आप याद रखें, दोनों में डिफरेंस है। ये केवल धारिता की परिभाषा है, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, और ये 1 फैरेड धारिता की परिभाषा है। दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे एक छोटी सी चीज है, उसको भी ले लेते हैं हम। जैसे हमने देखा कि धारिता का
धारिता का जो यूनिट बनाया हमने वो क्या बनाया, फैरेड। ठीक है, फैरेड धारिता का जो यूनिट होता है फैरेड, ये फैरेड धारिता के लिए बहुत बड़ा यूनिट पड़ता है। मैं आपको बताऊं, और अभी नहीं पर आगे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि 1 फैरेड धारिता का जो चालक होता है, 1 फैरेड धारिता का जो कैपेसिटर होगा, आप इतना बड़ा कैपेसिटर होता है कि उतना बड़ा कैपेसिटर आप बना ही नहीं सकते हैं। 1 फैरेड धारिता का कंडक्टर, 1 फैरेड धारिता का कैपेसिटर हमारे पास हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकते हम, इतना बड़ा कैपेसिटर वो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैरेड जो है, ये फैरेड, ये धारिता के हिसाब से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट पड़ता है। तो हमने क्या किए, धारिता के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, धारिता का यूनिट बेटा आपने क्या पढ़ा, फैरेड। 1 फैरेड धारिता का कंडक्टर, 1 फैरेड धारिता का कैपेसिटर हम बना ही नहीं सकते हैं। क्यों? इतना बड़ा कंडक्टर बनता है, वो इतना बड़ा कंडक्टर बनता है कि हम उसको बना ही नहीं सकते। अगर हम उसको बना ही नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो 1 फैरेड धारिता होती है या जो फैरेड होता है वो धारिता के लिए यूनिट सुइटेबल नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट पड़ता है, इसलिए फैरेड धारिता का प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। फैरेड इज नॉट द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो फिर कैपेसिटेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, जस्ट 5 मिनट्स। तो आप प्लीज इससे नोट कर लें, इसके बाद हम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस देख लेते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज इट। ओके, तो क्या है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस? मैं पहले तो ये लिख देता हूं, फैरेड इज नॉट the practical unit of capacitance. Okay, so if farad is not the practical unit of capacitance, which is the practical units of capacitance? The practical units of capacitance are, number 1, एक प्रैक्टिकल यूनिट हमने बनाया है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड, ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम म्यू एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो और एफ स्टैंड्स फॉर फैरेड। माइक्रोफैरेड हमने एक कैपेसिटेंस का प्रैक्टिकल यूनिट बनाया हुआ है, और एक माइक्रोफैरेड जो होता है वो कितने फैरेड के इक्वल होता है? तो एक माइक्रोफैरेड जो होता है वो 10 to the power -6 फैरेड के इक्वल होता है। आपको याद होगा F इज द सिंबल ऑफ फैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैरेड। ओके, व्हाट इज द सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट और अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फैरेड कैपेसिटेंस? सो द अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज पिकोफैरेड। पिकोफैरेड, पिकोफैरेड हम बनाएंगे और उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो PF, स्मॉल p कैपिटल F। स्मॉल p स्टैंड्स फॉर पिको एंड कैपिटल F स्टैंड्स फॉर फैरेड। ओके, तो इस तरह से हमने पिकोफैरेड बनाया, इसका एक यूनिट। 1 पिकोफैरेड जो होता है वो कितने फैरेड के इक्वल होता है? तो आंसर है 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 to the power -12 फैरेड। ये 1 पिकोफैरेड इसके इक्वल होता है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि 10 to the power -6 फैरेड, 10 to the power -12 फैरेड, तो इनके बीच में 10 to the power -9 फैरेड क्यों नहीं बनाया? बेटा, हमको प्रैक्टिकल यूनिट्स हम सिर्फ उन्हीं की बनाते हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है।
जिनकी हमें आवश्यकता होती है। 10 टू द पावर 9 की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी, 10 टू द पावर -9 की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम उसको नहीं बनाया। हाँ, एक चीज मैं और बताऊं आपको, माइक्रोफैरड जो है इसका कहाँ यूज करते हैं? इसका आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और पिकोफैरड का यूज कहां पर करते हैं? तो पिकोफैरड का जो यूज है वो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि जो बड़े सर्किट होते हैं थोड़े से फैंस में, इन सब में माइक्रोफैरड की कोटि के कैपेसिटर लगे होते हैं। 2.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, इस ऑर्डर के कैपेसिटर लगे होते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, तो वहां पर हम लोग पिकोफैरड का यूज करते हैं। एंड 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड। तो इस तरीके से दीज आर द 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ capacitance, microfarad and picofarad. These are their symbols and what is their values. 1 microfarad is equal to 10 to the power -6 farad and 1 picofarad is equal to 10 to the power -12 farad. Okay, तो ये आज हमने यहां तक करा, देखा, आज हमने पढ़ाई की कि कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, और उसको किस तरीके से, को 2 तरीके से डिफाइन करके दिखाया, उसका यूनिट क्या होगा, सिंबल क्या होगा, वगैरह वगैरह चीजें। और आज हम फिजिक्स में बस इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे एक संधारित्र। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर हमने पढ़ा एक सिंपल सा कंडक्टर, मैं आपको बताऊं कि जो कंडक्टर्स को हम कैपेसिटर बनाते हैं, कंडक्टर्स को जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो इनकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, ये बहुत कम होती है। फिर से, जो भी चालक को हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, इन कंडक्टर्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है। लेकिन हम तो हमेशा चाहते हैं कि हम एक ऐसा कैपेसिटर बनाएं जिसकी धारिता ज्यादा से ज्यादा हो, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। हम हमेशा से, हमारी इच्छा यही रहती है, हम हमेशा से यही थर्स्ट रहता है हमारा कि जो भी कैपेसिटर बने उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। लेकिन ये कंडक्टर जो होते हैं, जो सिंपल कंडक्टर रहते हैं, जिनको हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं। ओके, अब अगर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करें, तो हमने क्या किया, हम इनका यूज बहुत कम करते हैं, हम दूसरे कैपेसिटर्स बनाते हैं। और वो कैपेसिटर्स क्या है, उनमें से जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो आप प्लीज इससे नोट कर लें। बाकी चीजें हम समांतर प्लेट संधारित्र को स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल होगा, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा इस वीडियो को देखने से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। Thank you.